जय हिंद दोस्तों, देखते हैं हम लोग आज एक नया टॉपिक को, विद्युत धारा यानी इलेक्ट्रिक करंट। तो सबसे पहले ये समझना चाहिए कि धारा किसे कहते हैं। किसी भी चीज का अचानक फ्लो हो जाना धारा कहलाता है। यदि पानी फेंक दिए तो जल धारा, दूध फेंक दिए तो दूध की धारा। आप सुनते होंगे धारा प्रवाह, अंग्रेजी खटाखट अंग्रेजी बोलने लगे तो अंग्रेजी की धारा हो गई। यानी विद्युत धारा तब क्या है, यानी इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रॉन का धड़ाधड़ बहने लगना विद्युत धारा के नाम से जाना जाता है। यानी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज करंट। अब इलेक्ट्रॉन का बहना क्या कहलाता है, करंट कहलाता है। कितना इलेक्ट्रॉन बहना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन फेंक दिए तो नहीं कहलाएगा धारा। धारा के लिए बहुत सारा होना चाहिए, तो कितना होना चाहिए इसके बारे में हम लोग समझते हैं। देखिए, धारा को हम लोग नापते हैं एम्पियर में। धारा यानी एम्पियर में करंट को नापते हैं। एक एम्पियर जो होता है वो कितना होता है, 625 पे 0 ऐसे लिख दीजिएगा और इस पे 15 तो 0 ऐसे लगा दीजिएगा। एक एम्पियर धारा जो होती है, इतना इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है। यानी एक एम्पियर का अगर किसी को करंट लग रहा है तो इतना, अब इसको गिन लीजिए आप कितना होता है। ये इसकी हम शॉर्ट में वैल्यू लिख देते हैं, 25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन पर सेकेंड। इतना खतरनाक होता है एक एम्पियर की धारा। इसलिए जब कभी हम लोग को एक एम्पियर का करंट लगता है तो पूरा ऐसे हाथ कांप जाता है, क्योंकि एक सेकंड में इतने इलेक्ट्रॉन हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर गए। सब एक एम्पियर में तो इतना तगड़ा पावर हो गया। उसी हिसाब से 5 एम्पियर, 6 एम्पियर, 7 एम्पियर, यानी एम्पियर जितना बढ़ाएंगे ना तो उसमें इलेक्ट्रॉनों का नंबर बढ़ेगा और वो करंट बहुत पावरफुल होगी। लेकिन बात यहाँ ये आती है कि इलेक्ट्रॉन आगे क्यों बढ़ता है। इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता है इसलिए इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को पीछे से कोई ढकेलता है। इलेक्ट्रॉन को जो पीछे से ढकेलता है उसको कहते हैं वोल्टेज। अगर 12 वोल्ट रहेगा तो धीरे धीरे जाएगा, और 220 वोल्ट रहेगा तो मारेगा एकदम भयानक। इसलिए बोलते हैं ना, लगे 440 वोल्ट छूने से तेरे, यानी एकदम जबरदस्त झटका लगता है छूने से। अब किसको छूने से आप समझिए अपने से। तो 440 वोल्ट का मतलब क्या होगा, करंट को आगे ढकेलने वाले को कहते हैं वोल्टेज, और करंट को रोकने वाले को बोलते हैं रेसिस्टेंस यानी प्रतिरोध। तो जो करंट को धकियाएगा वो हो गया वोल्टेज, और जो रोकेगा वो हो गया प्रतिरोध। और इस बीच में पिसाएगा बेचारा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कहेगा किधर ढकेल रहा है भाई, वोल्टेज आगे ढकेलेगा और ये धारा प्रतिरोध पीछे ढकेलेगी। जब भी दो लोगों में झगड़ा होगा फायदा तीसरे को ही होता है। 2 चक्की पिसती है, बीच में बेचारा गेहूं बर्बाद हो जाता है। तो जब भी 2 लोग में फायदा होगा तो तीसरा उसमें मजा ले लेता है। तो समझते हैं यहाँ तो झगड़ा हो गया, 2 लोगों में, एक इधर से आ रहा है वोल्टेज और एक इधर से रोक रहा है उसको प्रतिरोध। अब बीच में पिस गया इलेक्ट्रॉन। अब समझते हैं इसमें क्या होगा। अब देखते होंगे गांव में 2-3 आदमी झगड़ा करते होंगे तो कई अलग अलग स्टाइल से झगड़ा करते हो। कोई फाइट से मारता होगा, कोई ईंटा चलाने लगता होगा, कोई बाल नोचने लगता होगा, कोई गाली देने लगता होगा। यानी सबके झगड़ा करने का तरीका अलग अलग है। उसी तरह से वोल्टेज जब इलेक्ट्रॉन को ढकेलता है तो उधर से प्रतिरोध रोकता है, जिस वजह से झगड़ा हो जाता है। अब सबका झगड़ा करने का स्टाइल अलग अलग है। अब जैसे टंगस्टन को ही ले लेते हैं। जो टंगस्टन होता है, टंगस्टन, ये कैसे झगड़ा करता है, जब इसके ऊपर से करंट गुजारा जाता है तो एकदम गुस्सा से लाल हो जाता है, एकदम टंगस्टन लाल एकदम चमकने लगता है। तो आदमी कहता है बहुत अच्छा, तुमको इसका मतलब जैसे करंट देंगे तुमको गुस्सा आएगा, तुम लाल हो जाएगा। तुम्हारा एक काम करते हैं, बिजली के बल्ब में डाल देते हैं। इसलिए बिजली के विद्युत बल्ब में जो फिलामेंट होता है वो टंगस्टन का होता है। अब बात आती है नाइक्रोम की। दूसरा देखते हैं नाइक्रोम। नाइक्रोम क्या होता है, नाइक्रोम का तार, ये एक अलग टाइप का इसका गुस्सा है। अगर नाइक्रोम के तार पर करंट को भेजिएगा तो नाइक्रोम का तार गुस्सा से एकदम लाल हो जाएगा, हीट देने लगता है, एकदम आग बबूला हो जाएगा। इसलिए जब कभी भी गर्मी की जरूरत होती है तो हम लोग नाइक्रोम का यूज कर देते हैं। जैसे हीटर में, प्रेस में, तो बाबू झगड़ा कर, वोल्टेज से झगड़ा कर कि फायदा दूसरे को होगा। थोड़ा वोल्टेज कम रहेगा तो बल्ब वही से जलता है, झगड़े नहीं हो रहा है तो मजा किसको आएगा। तो ये हो गया नाइक्रोम का तार हो गया। अब जैसे आप ले लेते हैं कॉपर का तार, कॉपर यानी Cu, कॉपर का तार ले लेते हैं। कॉपर की खासियत क्या होती है, अगर इस पे से करंट ले जाइएगा तो इसमें भी प्रतिरोध है, ये भी झगड़ा करेगा विभव से, वोल्टेज से, कि नहीं जाने देंगे, वोल्टेज कहता है जाएंगे। अब दोनों में झगड़ा हुआ, टंगस्टन का झगड़ा हुआ तो टंगस्टन चमकने लगा, नाइक्रोम का झगड़ा हुआ गर्म हो गया, लाल हो गया। इसका झगड़ा होगा तो लगेगा नाचने, ऐसे गोल गोल नाचने एकदम गुस्सा से। इसलिए आदमी इसको पंखा में लगा देता, ले कॉइल नाचो हमको फायदा होगा। यानी झगड़ा हुआ, इधर से आया वोल्टेज, इधर से आया प्रतिरोध, इसमें हम लोग का काम हो गया। अगर प्रतिरोध नहीं होगा तो काम नहीं होगा, इसलिए प्रतिरोध का होना भी जरूरी है। इसके बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे, प्रतिरोध चैप्टर जब पढ़ेंगे तब। अब हम समझते हैं धारा के बारे में। धारा भी 2 तरह की होती है, AC DC। अब हम AC DC के बारे में अलग से एक वीडियो लाएंगे जो AC और DC के बारे में बताएगा। अभी हम लोग समझते हैं न्यूट्रल क्या होता है, फेज क्या होता है, अर्थिंग क्या होता है। अभी तो हम लोग धारा समझ गए। अब हम आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, वोल्टेज जरूरी है या इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है? जरूरी तो दोनों है। अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा किसको ढकेलेगा ये वोल्टेज, चाहे 50 है।
अब इलेक्ट्रॉन ही नहीं रहेगा तो वोल्टेज ढकेलेगा किसको? और अगर इलेक्ट्रॉन खूब ज्यादा रहे, 10 एम्पियर का करंट रहे और वोल्टेज ही नहीं रहे तो आगे जाएगा कैसे जाएगा? यानी करंट को धकियाएगा वोल्टेज, रोकेगा प्रतिरोध, बीच में है बेचारा इलेक्ट्रॉन। आगे समझते हैं हम लोग फेज न्यूट्रल क्या होता है, चलिए समझते हैं। देखिए फेज और न्यूट्रल किसे कहा जाता है, पहले तो हम लोग इसमें शब्दों पे चले जाते हैं। फेज तार को हम लोग लाइव वायर कहते हैं, जिंदा तार कहते हैं, या फिर गर्म तार के नाम से जानते हैं। न्यूट्रल वायर को हम काले रंग का दिखा देते हैं, इसको हम लोग ठंडा तार के नाम से जानते हैं। फेज और न्यूट्रल होता क्या है समझिए। करंट की एक खासियत है कि अगर करंट जाएगा इधर से और अगर इसको लौटने का रास्ता नहीं मिला ना तो उधर झगड़ा नहीं करेगा, उधर कोई काम नहीं कर सकता है अगर करंट को लौटने का रास्ता नहीं मिला तो। यानी करंट को जाना भी जरूरी है। मान लीजिए ये कोई वर्किंग डिवाइस है या कोई इलेक्ट्रिक डिवाइस है, मान लीजिए ये कोई फ्रिज है या कुछ भी है जो इलेक्ट्रिक पे चलती है, तो अगर करंट जा रहा है और करंट को वापस लौटने का रास्ता नहीं है तो करंट कोई काम नहीं करेगा। यानी जाने वाले करंट को हम बोलते हैं फेज और आने वाले करंट को हम बोलते हैं न्यूट्रल। अब आप ऐसे समझिए, दोनों जरूरी है। मान लीजिए हम ऐसे सांस ले रहे हैं तो ये फेज है, छोड़ रहे हैं ये न्यूट्रल है। अब कभी केवल फेज कैसे हो सकता है? केवल ऐसे सांस थोड़ी लेंगे, मर ही जाएंगे हम, तो कोई काम थोड़ी कर पाएंगे केवल अगर फेज ही हो जाए। यानी आप ऐसे समझिए, चोर जब चोरी करने जाता है ना तो घुसता है, तो घुसने के बाद वो चोरी नहीं करता है, पहले वो सोचता है कि हम यहाँ से निकलेंगे कैसे, निकलने का रास्ता देखता है। और अगर निकलने का रास्ता नहीं है तो वो चोरी नहीं करता है, जानता है कि अगर पकड़े भी गए तो कह देंगे भैया गलती से आ गए थे। इसलिए सबसे पहला चाहिए उसको निकलने का रास्ता। तो करंट के जाने वाले रास्ते को कहते हैं फेज और आने वाले को कहते हैं न्यूट्रल। इसलिए कभी भी करंट में देखेंगे तो दो ठो सप्लाई दी जाती है तार की, एक फेज और एक न्यूट्रल के लिए। एक से करंट जाता है, एक से करंट आता है। केवल फेज रहेगा तो करंट कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए आप देखते होंगे बिजली की तार पर कभी कभी कौवा या पक्षी आराम से इसे बैठ जाते हैं, कुछ नहीं होता है इन पक्षियों को, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि ये तो बैठा है फेज वाले पे, फेज में केवल करंट जा रहा है, इसमें आने का रास्ता नहीं है, तो करंट इनको कुछ नहीं करेगा। कौवा को कुछ भी नहीं होता है बिजली के खंभे पर, लेकिन कभी गलती से कौवा इस पर इधर उधर चक्कर पकड़ किया और इसका ये पंख नीचे वाले न्यूट्रल पे टच किया कि इस पे तो करंट गया था, लौटने का रास्ता मिल गया, मारेगा कौवा को, तुरंत मर जाएगा। तो कभी कभी पोल पे कौवा मर भी जाता है। तो हमको समझ में आ गया आप लोग को कि जिससे करंट जाएगा उसे कहते हैं फेज, आएगा उसे कहते हैं न्यूट्रल। देखिए फेज के लिए लाल रंग का तार दिया जाता है शायद, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। न्यूट्रल के लिए कोई लोग नीला दे देते हैं, पीला दे देते हैं, काला दे देते हैं। न्यूट्रल के लिए ज्यादातर काला ही दिया जाता है, जबकि फेज के लिए लाल दिया जाता है, ताकि बिजली मिस्त्री को समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आए। तो फेज हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब हम समझते हैं कि अर्थिंग क्या चीज होता है। अर्थिंग वायर के बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। अर्थिंग वायर हमेशा ग्रीन कलर का होता है और इसे किसी भी प्लग सॉकेट में सबसे ऊपर दिया जाता है और ये सबसे मोटा और सबसे बड़ा होता है। क्यों होता है समझिए, इसमें से फेज जा रहा है, लौट के आ रहा है न्यूट्रल। अगर गलती से फेज और न्यूट्रल के बीच में कहीं पर कहीं लीकेज या कटा पीटा हो जाए, मशीन थोड़ा कट जाए, तो फेज का रास्ता यहाँ से भी टच कर सकता है, फेज यहाँ से भी टच कर सकता है और हम इस मशीन को छुएंगे तो हम बन जाएंगे न्यूट्रल, क्योंकि फेज आया है इस मशीन में और फेज यहाँ से जा रहा है न्यूट्रल से, किंतु यहाँ पे क्या है, लीकेज है। इसलिए जब हम कभी इस मशीन को टच करेंगे तो करंट मार देगा। कभी कभी किसी मशीन को छूने पे करंट मार देता है। बिजली मिस्त्री आता है, वो करंट को ऐसे, तार को ऐसे छू लेता है, पकड़ लेता है, कहता है कि हमको मत टच करना, क्योंकि वो जानता है कि जिस तार को वो छू रहा है वो क्या है, फेज है। और फेज इसके बॉडी में, वो चप्पल उतार के चप्पल पर खड़ा हो जाता है, जानता है कि न्यूट्रल तो रास्ता है ही नहीं इसको लौटने का, तो हमको करंट कैसे मारेगा। लेकिन अगर आप उसको टच कर जाते हैं तो वो होता फेज और आप बन जाएंगे न्यूट्रल। अब आपको भी मारेगा, उसको भी मारेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे भी होता है। क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ से फेज गया और ये रास्ते से लौट रहा था, यानी ये न्यूट्रल था, लेकिन यहाँ कहीं लीकेज के कारण ये बॉडी से टच हो गया, ये मशीन यानी फ्रिज है। तो अब क्या होगा, अगर हम फ्रिज को ऐसे टच करेंगे तो इसमें फेज पहले से था, अब हमको टच किया था, फेज आ गया हमारे शरीर में और जूते के रास्ते, पैर के रास्ते वो जमीन में चला गया, यानी वो न्यूट्रल हो गया, हमको भी मार देगा। तो एक काम किया जाता है घरों में, जहाँ से सप्लाई जाती है इसमें से एक तार को निकाल के जमीन के अंदर भेज दिया जाता है। जमीन के अंदर भेजने से क्या होता है कि यहाँ से आया फेज और जाना था न्यूट्रल का, जो एक्स्ट्रा करंट बाहर आया वो इस अर्थिंग वायर के थ्रू चला गया जमीन के अंदर। अब हम इसमें छुएंगे तो कहीं पे फेज बचा ही नहीं,
जो फेज लौट रहा था न्यूट्रल वायर से लौटा, जो एक्स्ट्रा फेज था वो अर्थिंग वायर से लौट गया। इसका मतलब अर्थिंग का केवल और केवल एक ही काम है कि लीकेज के समय व्यक्ति को करंट लगने से बचा ले। अब लीकेज के समय बचाएगा, अब मान लीजिए कहीं हम प्लग लगाए हुए हैं, ये प्लग है सर, अब इसी में मान लीजिए अर्थिंग आ रहा है, इसी में फेज आया हुआ है, एक लाइन से आता है, एक स्विच के एक छेद में रहता है फेज, एक में रहता है न्यूट्रल। फेज लिख देते हैं, ये लिख देते हैं, न्यूट्रल लिख देते हैं। चलिए अब ये सॉकेट है, ये वाला एक है फेज, एक है न्यूट्रल। अब हम इसमें ऐसा खोसेंगे, मान लिया कि फेज वाला तार कहीं घिस के और इसमें बॉडी में हल्का सा टच हो गया था। अब क्या होगा, अगर हम इसको ऐसे टच करेंगे तो हमारे बॉडी में भी चला आएगा फेज और लौट के मारने का रास्ता हो जाएगा, क्योंकि जमीन से हम टच में रहते हैं। तो बचाएंगे कैसे, तो इसके लिए हम लगाते हैं न्यूट्रल का वायर। न्यूट्रल वायर क्या करता है, न्यूट्रल वायर किसी भी में सबसे ऊपर की ओर होता है। न्यूट्रल वायर, ये वायर है आपका न्यूट्रल वायर, ये ऊपर वाला बड़ा होता है, साइज में सबसे बड़ा होता है और लंबाई में भी सबसे ज्यादा लंबा होता है, मोटा भी होता है। क्यों, क्योंकि ये अर्थिंग वायर है, ये ऊपर से जुड़ा रहता है अर्थिंग से। अब अर्थिंग क्या करता है, देखिए ध्यान से, जब भी वायरिंग की जाती है तो एक फेज दिया जाता है, एक न्यूट्रल दिया जाता है और एक तार अर्थिंग दे दिया जाता है। जब कभी हम प्लग खोसते हैं तो पहले हमको अर्थिंग वाला खोसा जाता है, जितना फालतू फेज यहाँ बिखरा हुआ था वो अर्थिंग के रास्ते जमीन में चला गया, जो जरूरी फेज था वो सॉकेट में गया और जो लौटने के लिए रास्ता था वो न्यूट्रल में जाकर लौट गया। इसलिए कभी भी करंट हमको नहीं मारता है। तो ये हो गया फेज और न्यूट्रल, आने वाला फेज, जाने वाला न्यूट्रल। अब इसके बारे में हम लोग डिटेल से, कैपेसिटर क्या होता है, संधारित्र ट्रांसफार्मर, ऊंचाई ट्रांसफार्मर, एम्पलीफायर ट्रांसफार्मर और एम्पलीफायर में अंतर क्या होता है, डीसी में काम करता है कि एसी में काम करता है, डीसी जनरेटर, एसी जनरेटर, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।